नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस मंजिल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी आपका डाउट होगा, प्रॉब्लम्स होगा, इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएगा। तो पेन और कॉपी ले लीजिए और हेडिंग डालिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2022 का बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जामिनेशन में 2 नंबर में सवाल पूछा गया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अक्सर आप एग्जाम देने से पहले इसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कब कहाँ पर मिल जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसलिए आप इसको पढ़ कर जाइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वैसा प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इज सेड टू बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक आपने डिफिनेशन लिख लिया होगा, आप सुनकर भी लिख सकते हैं, लिखिए। वैसा प्रॉपर्टीज जो किसी सॉल्यूशन के सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। There are 4 types of colligative properties. First is RLVP, which is very important. RLVP, that is known as relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. Depression in freezing point। और चौथा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसको पाई से सूचित किया जाता है। अब ये 4 प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर आपसे 2 नंबर में सवाल पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो बस आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन और इसका टाइप्स लिख देना है। RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं कि RLVP क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कि वेपर प्रेशर में जो कमी होगा उसका अगर रिलेटिव वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही RLVP के बराबर होता है। मानकर चलिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में प्योर H2O रखा हुआ है, प्योर वाटर का मॉलिक्यूल है। जब इस कंटेनर में प्योर H2O रखा हुआ है तो इसका वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ होगा। जब इसको स्पिरिट लैंप की मदद से गर्म करेंगे, स्पिरिट लैंप, अब जानते हैं प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर के pH वैल्यू होता है 7। तो प्योर वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया गया, प्योर वाटर है, अब इस वाटर के साथ साथ इसमें चीनी मिला दिया गया, C12H22O11। पहले प्योर वाटर था, अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। मतलब कि आप इसको कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट। दिस इज नथिंग बट प्योर सॉल्वेंट। अभी मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर P0 है। अब जब चीनी मिला दिया गया तो इसमें 2 प्रकार के मटेरियल आ गए। इसमें एक हो जाएगा सॉल्यूट और एक हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट H2O हो जाएगा और सॉल्यूट हो जाएगा C12। इसको कहा जाएगा सॉल्यूट और H2O को कहा जाएगा सॉल्वेंट। अब इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं PS है। जब इसको स्पिरिट लैंप की मदद से गर्म किया गया तब, अब फिर पूछा जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा होगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा। आई डोंट नो कितना ज़्यादा होगा। तो एक बात से पता चल गया कि अगर
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। डेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज करेगा तो उसके साइमल्टेनियस वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उसके साइमल्टेनियस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इस बात को समझना है। अब प्योर वाटर था तो प्योर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए हैं, तो उस वक्त जितना वेपर प्रेशर था अगर उस पानी में चीनी मिला देते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं तो यहाँ का वेपर प्रेशर और यहाँ के वेपर प्रेशर में अंतर आ जाएगा। अगर वाटर प्योर है तो इसका वेपर प्रेशर का मान ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू विथ शुगर कंटेनिंग। तो P0 को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PS को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात है, P0 को कहा जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PS को कहा जाएगा वेपर प्रेशर, ये भी PS भी सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर निकालना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम LVP का मान निकालते हैं। LVP का मतलब होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि P0 का मान ज़्यादा होगा और PS का मान कम होगा। तो वेपर प्रेशर में कितना कमी हुआ, तो P0 था पहले और अब हो गया PS। अब मान लेते हैं कि पहले था X1 अब हो गया है X2, तो कमी कितना हुआ, तो X1 माइनस X2। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज RLVP होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। तो अगर आप RLVP का मान निकालना चाहते हैं तो P0 माइनस PS को डिवाइड कर दीजिए PS से, और इसी को कहा जाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज नथिंग बट P0 माइनस PS बटा PS। अब जरा इसमें मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। तो ये जो RLVP होता है इसका वैल्यू P0 माइनस PS बटा PS होता है, और ये कुछ और नहीं जो आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालिएगा उसका मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो इसमें मोल फ्रैक्शन चीनी का लिखा जाएगा क्योंकि चीनी यहाँ पर सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन XB है तो XB का फॉर्मूला हो जाएगा NB बटा Na प्लस NB। तो यहाँ पर लिखा जाएगा NB बटा Na प्लस NB, और इसी को कहा जाता है RLVP। तो RLVP के अनुसार हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा P0 माइनस PS बटा PS बराबर NB बटा Na प्लस NB, और इसी चीज़ को कहा जाता है RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी तक हमने RLVP को समझ लिया है, थ्योरेटिकली समझा है। इस पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड अक्सर बिहार बोर्ड को टारगेट करता है, तो बिहार बोर्ड में इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चूंकि ये कंसेप्ट का वीडियो चलता है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है, इसमें केवल आपको कंसेप्ट ही बताया जाएगा। अगर कहीं पर अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है तो इक्का दुक्का क्वेश्चन करवा भी दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले आप कंसेप्ट को सीखिए क्योंकि अभी बहुत ही कम समय है। अगर इस कम समय में क्वेश्चन करवाया जाएगा तो फिर थ्योरी छूट जाएगा, क्योंकि थ्योरी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको सेकंड पार्ट पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे इसके ठीक पहले RLVP में अगर प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान था 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे उसको शरबत बना दिया गया है चीनी डालकर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लेते हैं कि इसमें डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ गया होगा,
अब शुरू में मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, अब उसमें कुछ सॉल्यूट मिला दिया गया तो हो गया 101 डिग्री सेल्सियस। तो कितना बढ़ गया, तो 101 माइनस 100 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है, और डेल्टा टीवी इज नथिंग बट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर अगर कोई चीज़ सॉल्वेंट है तो अक्सर उसको हम ए से सूचित किया करते हैं, और कोई अगर सॉल्यूट है तो अक्सर उसको हम बी से सूचित किया करते हैं। तो मोलैलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। यानी कि अगर फॉर्मूला लिखिएगा तो m बराबर हो जाएगा NB बटा सॉल्वेंट इन kg, NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कहा जाता है Kb। तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा Kb इंटू M, वेयर Kb इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को आप याद रखिएगा। या इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और जो केवी का फॉर्मूला होता है ये RT स्क्वायर बटा LF होता है। RTB स्क्वायर, आई थिंक RTB स्क्वायर डिवाइडेड बाई LF। अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब LF लिखते हैं, तो यहाँ पर LF का मीनिंग चेंज हो जाएगा। R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.314 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। TB का मान यहाँ पर दिया हुआ है, और LF का मतलब होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, इसी चीज को LF कहा जाता है। तो Kb बराबर होता है RT स्क्वायर बाई 1000 इंटू LF। अब इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चलिए जरा Kb के ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर बिहार बोर्ड के परीक्षा में 1 या 2 बार अभी तक पूछ चुका है कि Kb का ऐसा यूनिट क्या होता है। अगर यहाँ से आप Kb लिखिएगा तो Kb इज नथिंग बट डेल्टा TB डिवाइडेड बाई M। डेल्टा TB का ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन, क्योंकि ऐसे नॉर्मली टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा, लेकिन अगर SI की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा केल्विन। और मोलैलिटी लिखा हुआ है तो मोलैलिटी का ऐसा यूनिट होता है मोल पर kg। तो केल्विन हो जाएगा, मोल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा kg इनवर्स, यानी कि kg केल्विन मोल इनवर्स। तो जो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है, उसका ऐसे यूनिट होता है kg केल्विन मोल इनवर्स। अगर परीक्षा में डायमेंशन पूछ दे तो डायमेंशन भी आराम से निकाल सकते हैं। kg के बदला में लिख देंगे m, और केल्विन है तो इसके बदला में लिखेंगे k। अब मोल इनवर्स है तो मोल के पावर -1, इसका डायमेंशन यही हो जाएगा। तो दिस होल प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो मैं लिख कर देता हूँ, 100% श्योरिटी दे कर देता हूँ कि अगर सवाल कहीं से फंसेगा तो यहीं से फंसेगा, इससे ज़्यादा का सवाल नहीं आता है। और इसी चीज़ को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हेडिंग आप डाल चुके होंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहा जाता है, तो वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ फ्रीज करना स्टार्ट कर दे उसको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई भी मटेरियल बॉयल करना स्टार्ट कर देता है उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जिस पर कोई मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो आइए फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर वाटर की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज कर जाता है। अगर उसमें कुछ अगर प्योर रहेगा तब, अगर कुछ उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसको फ्रीज करने के लिए उसको 0 से नीचे टेम्परेचर जाना पड़ता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी हुआ इसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मान लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF का कमी हो गया।
जैसे कि पहले उसको फ्रीज होने में 0 डिग्री सेल्सियस लगता था, अब उसको फ्रीज होने में -2 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, यानी कि कमी कितना हुआ, तो 2 डिग्री सेल्सियस का कमी हुआ, तो उसको कहा जाता है डेल्टा TF, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी हुआ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी का। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहा जाता है KF, और इसी को कहा जाता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, और ये फॉर्मूला ही कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेयर KF इज सेड टू बी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और यहाँ से KF का जो वैल्यू होता है वो RTF का होल स्क्वायर बटा 1000 इंटू LF के बराबर होता है। R का वैल्यू आपको अभी ठीक पीछे बता दिया गया है 8.314 लीटर ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और TF का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 1000। LF का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब यहाँ से अगर हम KF का SI यूनिट का बात करते हैं तो KF बराबर हो जाएगा डेल्टा TF बटा M, जो कि KB के SI यूनिट के बराबर होगा। अगर इसका SI यूनिट बात करें, SI यूनिट ऑफ KF, तो KB के बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर KF का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो ये KB के डायमेंशन के बराबर होगा, और इसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चौथे नंबर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि लास्ट है। नाम है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस के दौरान जो प्रेशर लगता है उसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको अगर आप इक्वेशन से डिफाइन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को सूचित किया जाता है पाई से। अब आपको गैस में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, PV बराबर nRT। P का मतलब होता है प्रेशर ऑफ गैस, V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ से अगर P बराबर N बटा V और इंटू RT लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ से लिखेंगे P और N बटा V, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो N बटा V के बदला में आप लिख सकते हैं C, और P बराबर हो जाएगा CRT, और इसी को P को पाई से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो यहाँ पर पाई बराबर हो जाएगा CRT, और इसी पाई को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर पाई और पाई 1 और पाई 2 दो अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर लिखे गए हैं। तो 3 कंडीशन हो सकता है, या तो पाई 1 और पाई 2 दोनों बराबर हो जाए, या पाई 1 का मान छोटा होगा, पाई 1 का मान बड़ा होगा और पाई 2 का मान छोटा होगा, या पाई 2 का मान बड़ा होगा या पाई 1 का मान छोटा होगा। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई का वैल्यू सेम है तब इसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और एक का ज्यादा दूसरा का कम, तो जिसका ज्यादा होता है उसको कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होता है इसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जितना भी था सबको बता दिया गया है। अब आइए जरा सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला था P0 माइनस PS बटा PS बराबर NB बटा NA प्लस NB। अब इसमें क्या किया जाता है कि I से गुना कर दिया जाता है। दूसरा था डेल्टा TB
बराबर के बी इंटू एम, इसमें भी आई से गुना कर दिया जाएगा। तीसरा था डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, तो इसमें भी आई से गुना कर दिया जाएगा। चौथा था पाई बराबर सी आर टी, तो इसमें भी आई से गुना कर दिया जाएगा। अब फिर बात होता है कि आई को कहते क्या है, तो आई को कहा जाता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर। अब आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। ऑस्मोटिक प्रेशर और जितने भी इसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे मैंने सबको आपको बता दिया है। वांट ऑफ फैक्टर पर एक अलग से क्लास लिया जाता है, तो मैं वांट ऑफ फैक्टर का एक अलग से वीडियो लाऊंगा और वहां पर इन चारों को फिर से रिलेट करके आपको बता दूंगा कि कैसे रिलेट किया जाता है और वांट ऑफ फैक्टर का डिफिनेशन कैसे लिखते हैं बोर्ड में, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट।